जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया भाई। लव यू भाई, लव यू। चलो, बढ़िया है, मज़े में है। बाल बच्चे ठीक हैं? बताओ, बाल बच्चे ठीक है ना? चलो, तो कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने जो है वो कर लिया था HCF में। और अभी जो है वो हमें बढ़ना है और आगे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज इतना। एक नंबर दे रखा है, बोला गया है HCF कितना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चे? मैंने आपको कहा था कि देखो, बात ऐसी है, ठीक है, देन द HCF ऑफ द नंबर इज, तो HCF कितना होगा। बहुत शानदार, ठीक है। सबसे पहले बात को यहाँ समझते हैं। इस सवाल को भी हम होल्ड पे रखते हैं कुछ देर के लिए, ताकि हम यहाँ पर बाद में आएंगे। HCF LCM का प्रोडक्ट हमें दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, देन द HCF ऑफ द नंबर। चलो HCF भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मैंने शुरू में ही, पहले दिन ही मैंने आपको एक बहुत ही बेहतर कंसेप्ट पढ़ाया था, और मैंने आपको ये बात बोला था, अगर आपको ध्यान होगा जहाँ तक, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होंगे वो बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? तो बराबर होंगे हमारे HCF इंटू LCM के। ये हमेशा ध्यान रखना कि HCF LCM का प्रोडक्ट दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने आपको ये बोला हुआ है। तो सेम तरीके से HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 3321 है। यानी HCF इंटू LCM की वैल्यू कितनी है? 3321 है। ये बराबर है, पहली संख्या कितनी है? तो 369 है, और दूसरी संख्या कितनी है? तो x है। यानी यहाँ पर इनका जो HCF इंटू LCM है, ये टोटल का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। हमारे एग्जामिनर ने क्या कहा है? हमारे एग्जामिनर ने इस पूरे का मान दे दिया है, एक संख्या दे दी है, और बोला है HCF कितना होगा। तो हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया गया है, ये पहली संख्या दी गई है, दूसरी निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तो इससे काटो। अगर आप इसको देखोगे तो यार 9 से यहाँ पर एक है, यानी इसका 9 गुना है। अगर आप देखोगे तो बोलोगे 9 गुना है सर, 9 9 जा 81 का 1, 8 हाथ में, ठीक है। 9 का 6 गुना कितना हुआ? 54, 54 और 8 कितना हुआ? 62 का 2 हाथ में 6, 9 त्रिके 27 और 6 33 हो गया। मतलब कितनी बार में कटा? तो बोलोगे 9 बार में। यानी अगर हम बात करेंगे तो पहली संख्या कितनी है? तो 369 है, और दूसरी संख्या कितनी है? तो बोलोगे सर दूसरी संख्या 9 है। और कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो कितना होगा, बताओ। तो बोलोगे सर इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा, ये HCF कितने के बराबर होगा? तो देखो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है? तो बोलोगे 9 जो है वो दोनों को काट रहा है। यानी इन दोनों का जो HCF होगा वो कितना होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। VOD बैच जिंदाबाद। जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, और जिंदाबाद रहेगा। चलो आ जाओ। तो HCF पूछा गया है तो कितना बताएंगे? 9 बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से कहा गया है कि HCF और LCM दो संख्याओं का, पहली का HCF इतना है और LCM भी इतना है, दोनों संख्याओं का। एक संख्या दे रखा है, बोला दूसरा संख्या कितना होगा। अभी आपको पता है कि HCF को LCM के साथ गुना करने पे दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी HCF हमारा 6 हो गया, LCM हमारा 5040 हो गया। तो HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। पहली संख्या 210 है और दूसरी संख्या को मान लो कि x है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो कट्टम कुटाई थोड़ा खेलोगे तो बोलोगे सर 0 से हमारा 0 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से 21 से सीधा काटे, 21 दूनी 42, 21 से सीधा का सीधा काटो। सर 21 का 2 गुना 42 होता है, 84 21 का 4 गुना होता है, ठीक है। और 24 का 6 गुना कितना होता है? तो बोलोगे सर 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144। यानी दूसरी संख्या कितनी है मेरे भाई? 144। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो हमारा HCF दिया गया था, LCM दिया गया था, एक संख्या दिया था, दूसरा संख्या पूछा था। और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? हमें दूसरी संख्या निकालनी थी और फिर पहली और दूसरी का क्या बताना था? तो पहली और दूसरी का HCF बताना था। और इनका HCF किसके बराबर आया था? तो 9 के बराबर। ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोलता है? बोलता है आपको कि देखो एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 168 है। फिर उनका कहा गया एचसीएफ जो है वो 12 है। बोला गया डिफरेंस बिटवीन द नंबर, यहाँ पर देखो नंबर का डिफरेंस दे रखा है, तो सम ऑफ नंबर हमसे पूछा है। एकदम नया टाइप, नया सवाल कैसे बनाएंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आपको छोटी सी बात जो है वो ध्यान रखना है, और वो छोटा सा बात क्या है वो समझेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है और दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है। तो हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ पर जब बात करोगे ना तो बोलोगे सर देखो पहली जो संख्या होगी, जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा, वो फर्स्ट नंबर क्या होगा? तो हमेशा याद रखो, देखो जो जो लिख रहा हूँ बोर्ड पे एकदम डिट्टो कॉपी मार लेना, याद कर लेना। पहली संख्या जो होगी ना वो एचसीएफ 12x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 12y हो जाएगी। ठीक, इस बात को फिक्स रखिए सर, आप अपने मन में फिक्स रखिए कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी? तो 12x हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 12y हो जाएगी। और जो एलसीएम होगा तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 12 कॉमन है, और x और y कॉमन नहीं है, तो एक्स वाई को ऐसे रहने देंगे, यानी एलसीएम इतना होगा। बहुत बच्चों को ये बात नहीं पता होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मानो जैसे यहाँ पर संख्या का एचसीएफ इतना है, ठीक है, तो जो पहली संख्या होगी ना वो 12 का ही कोई मल्टीपल होगा। कौन सा मल्टीपल होगा ये नहीं पता। अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो हो सकता है पहली संख्या x हो, सॉरी 12 हो सकता है x की वैल्यू 2 हो गई तो पहली संख्या 12 का 2 गुना 24 हो। अगर 12 x की वैल्यू 3 हो गई तो हो सकता है पहली संख्या, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर दो संख्याएं हैं और उनमें जो सबसे छोटा वाला कॉमन, सबसे बड़ा वाला जो कॉमन फैक्टर है वो अगर 12 है, तो वो दोनों संख्याएं 12 के मल्टीपल होंगे। जैसे मैंने कहा कि मानो 6 है और 18 है, तो इनका एचसीएफ कितना है? तो 6 है, यानी ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है। ये 6 इंटू 1 है और ये 6 इंटू क्या है? तो 3 है, यानी 6x 6y। ठीक है, तो यही बात है कि जब भी कोई संख्याएं होती हैं ना तो हमेशा एचसीएफ के ही मल्टीपल में होती हैं। तो पहला संख्या 12x, दूसरा 12y। जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? तो एलसीएम का मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन हुआ और जो कॉमन नहीं भी है सबको ले लो। तो 12 कॉमन है तो 12 को ले लिया, और x और y कॉमन नहीं है तो xy कर दिया हमने। ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, सवाल में हमसे क्या बोला गया है? तो सवाल में हमसे बोला गया है एलसीएम किसके बराबर है? 168 के। तो हमने कहा ठीक है यार, एलसीएम को 168 के बराबर कर दो। यानी यहाँ पर आप जो है पहला पॉइंट 12xy को जो है किसके बराबर कर दो? तो एलसीएम को 168 के बराबर कर दो इसके। यहाँ से जब आप काटेंगे तो बोलेंगे 12 का 1 गुना 1 और 12 का 4 गुना इतना, यानी xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो xy की वैल्यू 14 आ जाएगी। फिर उसके बाद आपसे कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर, दोनों संख्याओं का अंतर। अंतर कितने का है मेरे भाई यहाँ पर? तो पहली वाली संख्या 12x, दूसरी वाली 12y, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? तो 12 कॉमन ले लेंगे, यानी 12 इंटू एक्स माइनस वाई। और ये किसके बराबर है? तो बोलोगे 60 के। 12 से काटोगे तो बोलोगे 5, तो बोलोगे सर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब आपको xy की वैल्यू पता है और आपको x माइनस वाई की वैल्यू पता है। आपसे कहा गया है नंबर्स का जो सम होगा वो कितना होगा? दो संख्याओं को गुना करने पर 14 आए और उनको घटाने पर 5 आए। ठीक है, तो क्या होगा? तो हमेशा आपको मैंने एक और रिलेशन अलजेब्रा में भी पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो, कि अगर आपको ए बी का वैल्यू पता है और अगर आपको ए माइनस बी का वैल्यू पता है और ए प्लस बी का रिलेशन आपको निकालना है, इन तीनों का रिलेशन क्या होता है? तो हमेशा याद रखना a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है बराबर होता है किसके? a माइनस बी के होल स्क्वायर के और प्लस 4ab के। ये बात, ये रिलेशन पता है कि नहीं पता? अलजेब्रा वाला पता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सेम कहानी यहाँ पर करनी थी। बोलते सर x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा बराबर होगा किसके? तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर के और प्लस 4xy के। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो नहीं पता, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी? 14। 14 का 4 गुना कितना हो जाएगा? तो यहाँ 56 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम बोलेंगे सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है 6 5 11 5 2 60 81 आ जाएगा। तो x प्लस वाई की दोनों साइड क्या कर देंगे? रूट, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ठीक है कोई समस्या है तो बता दो यहाँ पे। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज इतना।
ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स, इन संख्याओं का योग क्या ज्ञात करें, तो इन संख्याओं का जो योग होगा आपका आंसर 9 आएगा। पहला ऑप्शन को काट के 9 करो और इसको टिक कर लो, 9 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर एक और चीज आप कर सकते हो कि आप अपने मन में भी मान ले सकते हो कि अगर हम x के जगह पे 7 रखते हैं और y के जगह पर 2 रखते हैं तो 7 को 2 से गुना करने पर 14 आ रहा है, 7 में से 2 घटाने पर 5 आ रहा है, तो 7 प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो पहली संख्या 12x, दूसरी संख्या इतनी है जो एलसीएम है, ठीक है, वो कहा गया है कि इन दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है, 168 है। तो यहाँ से हमने एक्स वाई का मान निकाल दिया। डिफरेंस जो था वो 60 दिया गया था, तो x माइनस वाई की वैल्यू निकाल दी। x का मान 7, y का मान 2, तभी 14 और तभी 5, तो x प्लस वाई की वैल्यू 9 आनी चाहिए, कहीं पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को काटेंगे और 9 बताएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि देखो दो संख्याओं का प्रोडक्ट है 6760, उनका HCF दे रखा है, तो बोला है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर कैन बी फॉर्म्ड। और ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो हमने रखवाया भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके लिए जो लेफ्ट करवाया था वो यही क्वेश्चन हमने करवाया था। हाँ, यहाँ पर पता है व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स ना पूछकर आपसे ये पूछा होता ना कि यहाँ पर जो है व्हाट इज द प्रोडक्ट। एक सेकंड दोस्तों रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। x प्लस वाई की वैल्यू 9 आई है, माफ करिएगा, x प्लस वाई की वैल्यू 9 आई है, हमें तो दोनों का सम बताना है, यानी हमें 12x प्लस 12y की वैल्यू बतानी है, यानी हमें 12 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और x प्लस वाई की वैल्यू 9 है, तो बोलेंगे सर 12 इंटू 9, यानी आंसर 108 आएगा। 108 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, 108 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जैसे अगर आपका दिमाग काम करता ना तो आप यहीं पर बोल देते कि 7 और 2 होता, तो पहली वाली संख्या 12 का 7 गुना 84 होगा, दूसरी वाली संख्या 12 का 2 गुना 24 होगा, 84 में 24 को जोड़ोगे तो सीधा 108 बता देते। और नहीं तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 9 है, तो यहाँ से फिर बोलते कि दोनों का सम 12 इंटू एक्स प्लस वाई होगा, जहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 9 है तो उसको 12 से गुना करेंगे तो 108 आएगा। ठीक है, हाँ, x प्लस वाई का सम नहीं बोला है, 12 इंटू एक्स प्लस वाई निकालना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट 6760 है, इनका HCF कितना है, तो 13 है। बोला गया है ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हो पाएंगे। अच्छा सवाल। तो देखो पहली वाली संख्या अगर HCF 13 है, अगर HCF 13 है तो पहली वाली संख्या क्या होगी, 13x होगी। दूसरी वाली संख्या क्या होगी, 13y होगी। आपको पता है ना, अभी बताया था मैंने, पहली वाली संख्या 13x, HCF का इंटू x इंटू y, तो ये पहली वाली संख्या, दूसरी वाली, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, तो 6760 के बराबर है। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, तो 6760 के बराबर। 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा 0, फिर 13 से काटेंगे तो 40 बार में जाएगा, यानी यहाँ पर एक्स वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना होता है कि जब आप, आशुतोष कुमार, डेटा इंसफिशिएंट कब स्टार्ट होगा, भैया रीजनिंग नहीं पढ़ाते हम कि डेटा इंसफिशिएंसी हम पढ़ाएं, मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो डेटा इंसफिशिएंसी जो है वो मैथ्स में आता नहीं है, वो आपको रीजनिंग में आता है। ठीक है, आ जाओ। तो आपको बोला गया कि एक्स वाई का मान जो है वो 40 होगा, तो अब ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं। अब यार देखो 40 तो आपको 1 इंटू 40 से भी बनता है, x को 1 रखेंगे, y को 40 रखेंगे तो भी होगा। अगर x के स्थान पर हम 2 रखेंगे और y के स्थान पर 20 रखेंगे तो भी 40 बनेगा। अगर x के स्थान पर 4 रखेंगे, y के स्थान पर 10 रखेंगे तो भी 40 बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 5 रखते हैं और y के स्थान पर 8 रखते हैं तो भी 40 बनेगा। ठीक है, और बाकी किसी के साथ नहीं बनेगा, यही पेयर 40 बना सकते हैं, 1 2 3 4। तो क्या 4 पेयर बनाएंगे तो आंसर में हम 4 टिक कर देंगे, नहीं टिक करेंगे। क्यों नहीं टिक करेंगे, तो हमारे पास एक कंडीशन होता है, और कंडीशन यहाँ पर ये होता है कि जो यहाँ x और y आप ले रहे हैं ना, ये कोप्राइम होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। जैसे मानो यहाँ पर अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, छोटा सा मैं एक आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे मानो यहाँ पर 6 है,
ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, तो 12 हो गया। ये दो संख्याएं हो गई। इनका जब आप HCF लेते हैं तो आप क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि सर इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 6 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6 होगा। अब जैसे मानो कल के दिन क्या होता है कि मैं यहाँ से इनको मिटा देता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि यार देखो, अगर हमें संख्या का कल के दिन क्या हो, हमें बोले कि तुम्हें संख्याओं का नहीं पता, तुम्हें मैं उनका प्रोडक्ट देता हूँ, तुम्हें मैं उनका प्रोडक्ट देता हूँ, कितने पेयर पॉसिबल है बताओ। एग्जामिनर ने हमें प्रोडक्ट दे दिया 72, बोला कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 72 है, उनका HCF 6 है, आप बताओ कितने मान पॉसिबल है। तो हमने कहा ठीक है, पहला संख्या अगर 6 है तो पहला संख्या 6x होगा, दूसरा संख्या कितना होगा, तो दूसरा वाला 6y होगा। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो किसके बराबर आएंगे, 72 के। 6 और 6 36, इसको 2 बार में काटेंगे तो xy का मान कितना आएगा, 2 आएगा। 2 तब आएगा ना जब x के स्थान पर 1 रखोगे और y के स्थान पर 2, यानी एक ही पेयर पॉसिबल है। ठीक है, यानी पहली वाली संख्या 6 होगी और दूसरी वाली संख्या 12 होगी। अगर मानो इनकेस करके कल के दिन हम यहाँ पर ऐसी संख्या को ले लेते, x और y को कोप्राइम ना लेकर कोई और संख्या ले लेते, तो उस केस में हमारा HCF बढ़ जाता। जैसे कोई स्टूडेंट बोलता कि सर एक काम करो ना, x के जगह पर 2 रख लो, y के जगह पर 4 रख लो। तो यहाँ पर x के जगह पर आप 2 रखते तो पहली वाली संख्या 12 हो जाती, y के स्थान पर अगर आप 4 रखते तो दूसरी वाली संख्या 24 हो जाती। फिर मेरे भाई इनका HCF कभी भी 6 नहीं आता, फिर इनका HCF 12 आता। यानी HCF तभी डिस्टर्ब नहीं होगा जब यहाँ पर x और y जो होंगे वो आपस में कोप्राइम होंगे, यानी उसके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर x और y को लिखते हैं ना, तो हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर x एंड y आर कोप्राइम, x एंड y आर कोप्राइम, मतलब इनके बीच में। कोप्राइम का मतलब जानते हैं क्या होता है, कोप्राइम का मतलब होता है कि इनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला फिर हमारा HCF 13 से बढ़कर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 1 into 40 तो ले नहीं सकते, इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो तो ऐसे कितने हैं, सबसे पहले समझो, तो क्या 2 और 20 को ले सकते हैं, नहीं। 2 इसमें भी है, इसमें भी मौजूद है, तो ये नहीं ले सकते हैं। क्या 4 और 10 को ले सकते हैं, तो बोलोगे नहीं सर नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। 1 और 40 को ले सकते हैं और 5 और 8 को ले सकते हैं, यानी कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो 2 पेयर पॉसिबल है। समझ में आ गया बात मेरे यहाँ पर। जैसे मानो x के स्थान पर 1 रखोगे तो पहली वाली संख्या 13 और दूसरी वाली संख्या 520, तो 520 को 13 से 7 गुना करने पर इतना आ जाएगा। या फिर x के स्थान पर 5 रखोगे तो पहली वाली संख्या 65 कहलाएगी और दूसरी वाली संख्या का 13 का 8 गुना होगा, उन दोनों को गुना करोगे तो इतना आएगा। तो ये जो सवाल था इसमें करना क्या होता था, आपका एग्जामिनर HCF देता है, प्रोडक्ट देता है। जैसे मानो उसने HCF दिया 13, तो बोलोगे पहली वाली संख्या 13x, दूसरी वाली संख्या 13y, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दोगे, xy का मान आएगा। xy के जितने मान पॉसिबल होते हैं उनको बकायदा आप लिख दीजिए। उसके बाद देखिए कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों पॉसिबल इसी नहीं है क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है। ये कोप्राइम नहीं है इसलिए इनको हम काट देंगे। इनको हम काटेंगे क्यों, क्योंकि दे आर नॉट कोप्राइम। जो कोप्राइम होंगे वही आंसर होगा। तो बोलेंगे सर ये कोप्राइम क्या है, नहीं है, नॉट कोप्राइम, नॉट कोप्राइम। तो बस जो कोप्राइम है यानी 2 पेयर कोप्राइम है, तो आंसर कितना होगा, 2 होगा। अब इसी तरीके से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो शुरू में मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था और मैंने कहा था बाद में कराएंगे। सवाल में कहा गया वापस से 2 संख्याओं का प्रोडक्ट, उनका HCF भी 13 दे रखा है, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है। सेम सवाल है, 2 जगह पर रिपीट हो गया था। ठीक है, तो ये अभी किसका रिपीट है, देखो सेम सवाल है, HCF 13 और 6760 रिपीट है ये। ठीक है, तो बोलेंगे ये रिपीट ऑफ 29, ये किसका रिपीट है, तो बोलेंगे सर रिपीट है, किसका है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का है। रिपीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 का ये रिपीट है, तो ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 29 था, इसी का रिपीट वहां दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखो, हमेशा ऐसे कितने पेयर पूछेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को निकालेंगे, उनके जितने पेयर पॉसिबल है सबको लिखेंगे, फिर उसमें जो कोप्राइम नहीं होंगे उनको काट देंगे। सवाल में कहा गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है। बोला गया है नंबर का HCF 37 होगा, तो बड़ा वाला संख्या कौन सा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, हमसे कहा गया, तो देखो HCF अगर 37 है तो पहली वाली संख्या कितनी होगी, तो 37x होगी। दूसरी वाली संख्या कितनी होगी, तो 37y होगी। होगी कि नहीं होगी, तो बोलोगे हाँ सर, पहली वाली संख्या इतनी, दूसरी वाली संख्या इतनी, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 6845, तो यहाँ लिख देंगे 6845।
45। कोई समस्या की बात? ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये दोनों का प्रोडक्ट। 37 से काटते हैं इसको, तो बोलेंगे सर 37 से एक बार में कटेगा। ठीक है, 6845 को आप काट लो, किससे काट लो? 37 से काट के देखो, तो बोलोगे सर एक बार में कट गया 37। 8 से 7 एक इतना 314। अब यहाँ पर वापस से देखोगे ना, तो 37 का कितना गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर 7 को किससे गुना करोगे? देखो 14 के करीब में हमें जाना है, 40 है, तो यहाँ पर 9 गुना हो जाएगा। 9 सते 63 का 3 हाथ में 6, 9 त्रिके 27, 33 नहीं, 8 बार में जाएगा। ठीक है, 8 सते 56 का 6, 5 हाथ में 8 त्रिके 24 और 5 29 हो जाएगा। ठीक, 14 और 4 18 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, 14 में से 6 गया 8, 10 में से 9 गया 1, ठीक है 18 और 85, और 37 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 85। यानी ये इसको 37 जो है कितनी बार में काटेगा? तो 37 इसको 185 बार में काटेगा, और फिर 37 इसको कितनी बार में काटेगा? तो 5 बार में काटेगा। ठीक है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 37 इसको 185 बार में काटा, ये 37 इसको 5 बार में काटा, तो xy की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 5 आ गई। जब xy की वैल्यू 5 आएगी तो एक ही पेयर पॉसिबल है। ठीक है, और वो कौन सा पेयर होगा? x का स्थान 1 लेना पड़ेगा और y का स्थान हमें 5 लेना पड़ेगा। यानी पहली वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी? 37 इंटू 1 हो जाएगा, 37 इंटू 1 हो जाएगा, और जो दूसरी वाली संख्या होगी वो क्या होगी? 37 इंटू 5 हो जाएगा। 37 का 5 गुना कितना है? तो 185 है, और 37 का 1 गुना कितना है? तो 37 है। सवाल में बोला गया है बड़ा वाला नंबर कौन सा है? तो 37 का 5 गुना यानी 185 जो होगा वो क्या होगा? बड़ा वाला नंबर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि छोटा वाला नंबर कौन सा है, तो बोलेंगे सर छोटा वाला नंबर जो है वो 37 है। अगर बोलता दोनों का सम बताओ तो सम बता देते। ठीक है, ध्यान रखो। क्लियर हो गया? तो पहला संख्या आ गया, दूसरा संख्या आ गया, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें पता चल गया कितना हो गया। तो 6845, यहाँ से xy की वैल्यू निकाल दी 5, यानी तभी संभव है 1 इंटू 5 से। ठीक है भाई, क्लियर है? बता दो। चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब HCF और LCM दो संख्याओं का P और Q का A और B है। ठीक है, P और Q नाम की दो संख्याएं हैं, उनका HCF कितना है? तो A है, और उनका LCM कितना है? तो B है। बोला गया यदि A प्लस B यानी HCF और LCM को जोड़ने पर उन दोनों संख्याओं के जोड़ के बराबर आता है, तो AQ प्लस BQ का जो मान होगा वो कितना होगा? बहुत ही शानदार सवाल है। अब देखो यहाँ पर ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर ना, तो इस सवाल को करने के लिए जो है हमें पर्टिकुलर तरीके से बहुत फोकस करना पड़ेगा। या तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू का सहारा ले सकते हैं। जैसे मानो कि हमने जो है यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले ली, लेकिन फिर वैल्यू हमें ऐसा लेना पड़ेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ पे? नहीं तो पता चलेगा कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं हुआ, काम भी खराब हो गया। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा है। ठीक है, हमसे किसका मान पूछा है? तो ए क्यूब, और प्लस किसका मान पूछा है? तो बी क्यूब का। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो बोलोगे सर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर -3ab हो जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो a प्लस बी को क्या कहा गया? बोला गया यदि a प्लस बी जो है वो p प्लस क्यू के बराबर है। यदि a प्लस बी किसके बराबर है? p प्लस क्यू के बराबर है। ठीक है, a प्लस बी किसके बराबर है? तो बोलोगे सर p प्लस क्यू के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर साथ में HCF इंटू एलसीएम, a क्या है HCF, b क्या है LCM, तो HCF इंटू एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? तो बोलोगे सर ये दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आपने पढ़ा है ना कि सर यदि हम HCF को किसके साथ गुना करते हैं? LCM के साथ गुना करते हैं, तो ये बराबर आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। तो HCF हमारा A था, LCM हमारा B था, तो A इंटू बी जो होगा वो P इंटू क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने कहा सर ये वाला फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये जो है किसका फॉर्मूला है? तो बोलोगे सर ये पी क्यूब और प्लस क्यू क्यूब का फॉर्मूला है। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो असल में ये जो था ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सवाल था, बट परेशानी की बात नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? पी के क्यूब प्लस क्यू के क्यूब के। ठीक है, चलो आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 के बाद 32 नंबर। 32 नंबर में क्या कहा गया, बोला गया कि देखो द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज इतना, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, उनका एचसीएफ और एलसीएम भी हमको दे रखा है, ठीक है। बोला गया डिफरेंस बिटवीन देयर इनवर्स, उनके इनवर्स का यानी उनका उल्टा जो आएगा उसका अंतर कितने का होगा। तो आप खुद बोलोगे सर देखो एचसीएफ कितना है 3 है और एलसीएम कितना है 108 है। तो सबसे पहले अगर पहली संख्या 3 है, ठीक है, तो एचसीएफ 3 है तो पहली संख्या कितनी होगी 3 होगी। दूसरी संख्या कितनी होगी देखो एचसीएफ 3 है तो पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 3y, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई, और वो किसके बराबर है, तो डिफरेंस 15 के बराबर है। तो बोलेंगे सर x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी बार में कटी है, 5 बार में, तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे कहा गया है कि उनका एलसीएम 108 के बराबर है। तो आप बोलेंगे सर देखो पहली वाली संख्या जो है वो 3x है, ठीक है, पहली वाली संख्या 3x है, दूसरी वाली संख्या 3y है, इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 3xy हो जाएगा। 3 कॉमन है तो उठा के रख देंगे, x और y यहाँ लिख देंगे। तो 3xy का मान सवाल में कितना दे रखा है बताओ, तो 3xy का मान सवाल में हमें 108 दे रखा है तो उसको लिख दिया। यहाँ से जब हम काटेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 36 बार में कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है, तो ये इसको 36 बार में काट रहा है, यानी xy की वैल्यू कितनी आ गई, तो xy की वैल्यू जो है हमारी 36 आ गई। अब हमें दो ऐसी संख्याओं को तलाश करना है जिनका अंतर 5 का हो और जिनको गुना करने पर क्या आ जाए, तो 36 आ जाए, यानी वो संख्या 9 और 4 है। 9 और 4 को घटाओगे ना तो 5 आएगा और 9 चौके कितना आएगा, तो 36 आएगा। देखते इतना पता लग जाना चाहिए था मेरे भाई, देखते इतना पता लग जाना चाहिए था कि यहाँ पर x के स्थान पर हम कितना रखेंगे 9 रखेंगे और y के स्थान पर कितना रखेंगे 4 रखेंगे, ताकि इनका अंतर 5 का हो जाए और इनका जो है प्रोडक्ट कितना का हो जाए 36 का हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद हमसे कहा गया है कि भैया सबसे पहले तो देखो बोला गया डिफरेंस बिटवीन देयर इनवर्स, तो सबसे पहले पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या 3x होगी, यानी 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी, तो 3y होगी, यानी 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। बोला गया है इनके उल्टा का डिफरेंस बता दो, यानी 1/12 माइनस 1/27, इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसका उल्टा और इसका उल्टा का बता दो वैल्यू, तो बोलोगे 27 माइनस 12, 27 में से 12 गया तो कितना आएगा 15, 15/12 इंटू कितना हो जाएगा, तो 27। सॉल्व करो, 3 से आपका 4 बार में जाएगा, 3 से आपका 5 बार में जाएगा, तो बोलोगे 5 बटे यहाँ पर 108 इज द करेक्ट आंसर। 5/108 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो सवाल जो है सवाल जो है वो क्या है, सवाल जो है आपका बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एमटीएस में पूछा गया था, लेकिन आपने देखा आपने कहा सर डिफरेंस दिया गया था तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई, उसके बाद एलसीएम दिया गया था x y की वैल्यू आ गई, फिर x और y की वैल्यू अपने अनुसार हमने ले ली, यहाँ से पहली संख्या का मान पता चल गया, दूसरी संख्या का मान पता चल गया, और फिर उसके बाद हमसे क्या कहा गया था, फिर उसके बाद हमसे कहा गया था इनके इनवर्स का अंतर बताओ। तो पहले वाले का इनवर्स जो है उसका 1/27, दूसरे वाले का इनवर्स 1/12, और यहाँ पर इनका जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा 5/108 आ जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोलोगे सर दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है, उनका एलसीएम जो है 221 गुना उनके एचसीएफ के है। एक नंबर जो है वो 200 और 300 के बीच में है, तो बोला गया देन द सम ऑफ डिजिट ऑफ अदर नंबर। बड़ा प्यारा सवाल। सबसे पहले एचसीएफ कितना है 21 है, तो पहली संख्या क्या होगी, तो बोलोगे सर 21x होगा, और दूसरी संख्या क्या होगी, तो 21y होगी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एचसीएफ कितना है, तो 21 है, इंटू एलसीएम। बोला गया ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, और सवाल में कहा गया है जो आपका एलसीएम है वो बराबर है 221 इंटू किसके, तो एचसीएफ के, यानी इतने के। तो आपका जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का इतना गुना है, तो एलसीएम की जगह पर ये मान रख देंगे, क्या रख देंगे 221 का 21 गुना, 221 का कितना गुना 21 गुना। अब यहाँ पर आप देखें तो बोलेंगे सर देखो 21 और 21 से हमारा 21 और 21 खत्म, यानी xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो xy की वैल्यू हमारी 221 आ जाएगी। अब ये जो 221 का निर्माण होता है ये कैसे होता है, 221 कैसे आता है बताओ, कौन सी ऐसी दो संख्याओं को गुना करने पर आएगा बताओ। यहाँ पे
बोलो 17 को 13 के साथ गुना करे तो आएगा? देखो 17 को जो है आप एक बार 13 के साथ गुना करो, 17 × 51 के 1 5 हाथ में, 17 कम 17 5 22, यानी 17 को 13 के साथ गुना करने पर कितना आता है? 221 आता है। यानी यहाँ पर जो है x का मान कितना होगा? तो 17 और y का मान कितना होगा? तो 13 होगा। सवाल में कहा गया इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन इतना एंड इतना देन द सम ऑफ डिजिट ऑफ अदर नंबर इज। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि पहले वाली संख्या की बात करते हैं। पहले वाला संख्या कितना होगा? तो 21 का 17 गुना, यानी पहली वाली संख्या 21 × 17 होगी। दूसरी वाली संख्या की यहाँ पर बात करें तो बोलेंगे सर 21 का कितना गुना होगा? 13 गुना। क्योंकि xy का मान अगर इतना आया है तो xy ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों 17 और 13 हो और ये कोप्राइम हो, तो 17 और 13। तो पहली वाली संख्या क्या होगी? 21 का 17 गुना। दूसरी वाली संख्या क्या होगी? 21 का 13 गुना। इसको देखते हैं तो 17 कम 17 का 7 हाथ में, 17 दूना 34 और 1 35, ठीक है। और इसको देखते हैं 13 कम 13 का 3 हाथ में, 13 दूना 26 और 1 हो जाएगा 27। बोला गया है कि यदि एक संख्या इन दोनों के बीच में है, यानी ये वाली संख्या है, तो जो इसके अलावा जो दूसरी वाली संख्या बच गई यानी ये संख्या, तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा? तो 5 3 8 7 15, यानी इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा? तो इसका सम ऑफ डिजिट हमारा 15 आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन आएगा। मेंस का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अवंतिका कह रही है सर क्या ये कोर्स बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल बेनिफिशियल अवंतिका, अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो सवाल में हमसे कहा गया xy का मान 221 हो गया, x का मान इतना, y का मान इतना, इसमें से कोई एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, यानी ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो जो दूसरा बच गया उसका डिजिटल सम कितना होगा? तो उनको जोड़ने पर 15 आ रहा है, यानी उनका डिजिटल सम कितना आएगा? 15 आएगा। और ये जो 15 होगा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कहा है? बोला है कि देखो द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज 204 टाइम्स देयर एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम जो है 204 का 12 गुना है, ठीक है। एचसीएफ का 204 गुना है और एचसीएफ कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। बोला है नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 60 है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? एचसीएफ आपका कितना है? 12। तो अगर आपका एचसीएफ 12 है तो पहली संख्या आपका 12x हो जाएगा, दूसरी संख्या 12y हो जाएगा, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 60 है। यानी 12 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? तो बोलेंगे 60 है। यहां से काटेंगे तो बोलेंगे सर x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया? तो x माइनस वाई का वैल्यू हमारा 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया है, समझिएगा, एलसीएम जो है, ठीक है, एलसीएम जो है यहाँ पे, ये जो एलसीएम है ये किसके बराबर है? तो बोला गया है 204 गुना है। और ये किसके है 204 गुना? तो बोलेंगे 204 गुना है एचसीएफ के, यानी 204 इंटू 12, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, पहली वाली संख्या कितनी है मेरे भाई? तो पहली वाली संख्या 12x हो जाएगी आपकी, दूसरी वाली संख्या कितनी है? तो 12y है। तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा, पहली वाली संख्या कितनी होगी? तो बोलेंगे सर 12x, दूसरी वाली कितनी होगी? तो 12y। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा बराबर एचसीएफ, एचसीएफ 12 है, इनटू एलसीएम, और एलसीएम का मान कितना है? तो 204 इंटू 12। अभी ऐसा सॉल्व किया था हमने, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ इंटू पूरा का पूरा एलसीएम। क्लियर हो गया ये बात? काटो यहाँ पर 12 से 12 और 12 खत्म, तो xy का मान कितना आ जाएगा? तो xy का मान 204 आ जाएगा। कोई समस्या की बात है? तो बोलोगे नहीं सर। अब देखो यहाँ पर पता करना हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका अंतर आपस का 5 का होगा और यहाँ उनको गुना करने पर 204 आ जाए, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हमें पता है यहाँ पर, और हमें क्या पता है? तो हमें पता है x प्लस वाई का मान निकालना है। तो अभी मैंने आपको कहा था कि देखो याद करो, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है बराबर होता है किसके? तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर के और प्लस 4xy के। अभी मैंने आपको बताया था तो आपने कहा हाँ सर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा, प्लस xy का 4 गुना, 204 का 4 गुना, तो बोलोगे सर 816, ठीक है। 816 में 25 को जोड़ोगे तो बोलोगे 841, यानी बोलोगे सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितने के बराबर? 841 के। तो x प्लस वाई किसके बराबर आएगा? तो ये 841 जो होता है ना, ये 29 का स्क्वायर होता है,
कितना होता है 29 का स्क्वायर, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 29 आ जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 आ जाएगी। सवाल में कहा गया है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ओहो, यहाँ पर जो है ना एक काम कर लो, सवाल में थोड़ा सा जो है वो परिवर्तन कर लो, ठीक है। सवाल में हमने वही मान लिया है जो हमें नहीं मानना था। एक काम कर लो, यहाँ पर जो है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सवाल में थोड़ा सा हम परिवर्तन करा देते हैं आप लोगों का। असल में हमने x प्लस वाई ले लिया, हमें x प्लस वाई नहीं लेना था, ठीक है। अब हम अपने सॉल्यूशन में बदलाव करें, उससे बेहतर है कि हम सवाल को ही बदल देते हैं। x प्लस वाई नहीं लेना था। दो अलग अलग संख्याएं हैं और वो संख्या क्या है, तो दो अलग अलग संख्या a और b है और हमसे कहा गया है a प्लस b का मान बताओ। a और b नाम की दो संख्याएं हैं और हमसे a प्लस b का मान पूछा गया है। तो हमसे यानी दोनों संख्याओं का सम पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का जो सम होगा वो कितना होगा, दोनों संख्याओं का जो सम होगा वो कितना होगा। तो हमें पता है मेरे भाई पहली संख्या क्या होगी, तो 12 इंटू जो है, देखो दोनों संख्याओं का सम का मतलब 12x प्लस 12y हमसे पूछा गया है, यानी यहाँ पर हमसे जो है 12 इंटू एक्स प्लस वाई पूछा गया है। यानी 12 इंटू कह सकते हैं x प्लस वाई का मान कितना है 29 है, तो 29 किया गया है। यहाँ पर देखोगे तो 9 को 2 के साथ गुना करोगे तो इक्याई के स्थान पर 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 348 जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दो संख्याओं का अंतर दे रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया था कि इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके बराबर है। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व किया तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। दोनों का सम पूछा गया था, यानी 12 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी थी। तो 12 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 इंटू 29 यानी 348 आएगा और वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोला गया है। बोला गया है दो संख्याओं का जो रेशियो है वो 4:7 है, उनका अगर एचसीएफ तुम्हारा इतना है तो सम ऑफ द नंबर क्या होगा, ठीक है। दो संख्याएं जो हैं यहाँ पर, टू नंबर जो है वो किस रेशियो में है, तो 4:7 में है। काम खत्म हो गया मेरे भाई। यहाँ पर इतना आसान क्वेश्चन बताओ, एचसीएफ जो है वो 26 है, तो सम ऑफ नंबर क्या होगा। देखो अगर आप इंडिविजुअली चाहते हो कि सीधा का सीधा हम सम बता दें, तो सम बराबर एचसीएफ कितना है, तो बोलोगे 26 है, और 26 को किसके साथ गुना कर दो, तो x प्लस वाई के साथ, अभी बताया था ना, ठीक है। जो सम होगा वो क्या होगा, तो सम बराबर याद रखो हमेशा, सम बराबर एचसीएफ इंटू को प्राइम का सम। देखो अभी जो आपने क्या निकाला था, यहाँ सम ही तो निकाला था। सम निकालने के लिए क्या है, 12 क्या है, तो 12 आपका एचसीएफ है। एचसीएफ को दोनों को प्राइम के सम के साथ गुना कर दोगे तो इनका टोटल सम निकल जाएगा। तो एचसीएफ को, ये दोनों को प्राइम है, देखो रेशियो बोले या को प्राइम बोले बात एक ही है। तो आप बोलेंगे सर 26 को हम x प्लस वाई के साथ गुना कर रहे हैं, यानी x प्लस वाई का मतलब वो रेशियो हो गया 7 और 4 11, 11 के साथ गुना करो तो 6 आ गया, 6 2 8 आ गया, 286 आ गया। तो 286 करेक्ट आंसर होगा। बाकी हम आपको डिटेल में भी समझा देते हैं कि असल में हुआ क्या है। देखो क्या होता है कि जो संख्याएं होती हैं, कोई भी संख्या होती है, जैसे मानो यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये कहा क्या गया है। जैसे मानो कि कोई भी संख्या होती है, तो कोई भी संख्या क्या होता है, एचसीएफ का ही तो को प्राइम फैक्टर होता है। जैसे मानो यहाँ पर अगर हम बोले कि जो पहली वाली संख्या है इसको कैसे लिखते हो, तो बोलते हो सर एचसीएफ इंटू एक्स लिखते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी वाली संख्या आती है उसको क्या लिखते हो, तो बोलते हो सर एचसीएफ इंटू वाई लिखते हैं। और ये जो x और y होते हैं कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम होते हैं मतलब ये रेशियो के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। ये रेशियो के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, मतलब इनसे और छोटा नहीं किया जा सकता, ना ही इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर बचता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का सम लेते हैं, यानी पहले में हम दूसरे को जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो एचसीएफ इंटू एक्स, एचसीएफ इंटू वाई, यानी एचसीएफ इंटू एक्स प्लस वाई। यही तो होता है मेरे भाई बात यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ोगे तो एचसीएफ इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों को घटाओगे तो एचसीएफ इंटू एक्स माइनस वाई। एचसीएफ सवाल में कितना दे रखा था, तो 26 दे रखा था। और ये एक्स और वाई क्या होते हैं, तो अगर बोल रखा है कि इनके कोप्राइम नंबर इतने और इतने हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बोलेगा तो ये वही होंगे जो रेशियो में दिया गया होगा, यानी 4 और 7, ठीक है, 4 और 7। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 4 और y का मान कितना हो जाएगा 7, यानी बोलेंगे c, ठीक है। और 7 और 4 11, यानी इसको सॉल्व करोगे तो बोलोगे सर 286 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट हो जाएगा, इतना आंसर होगा।
तो ये असल में पीछे का रीजन ये था कि पहली संख्या एचसीएफ का x गुना, दूसरी संख्या एचसीएफ का y गुना, जहां पर x और y रेशियो में होते हैं या कह सकते हो कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम नंबर में भी तो रेशियो होता है, कोई कॉमन फैक्टर तो होता नहीं है। कोप्राइम नंबर क्या होता है? कोप्राइम नंबर वो होता है जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या इनके में कोई भी कॉमन फैक्टर है? तो नहीं सर, नहीं है, मतलब यही कोप्राइम नंबर्स थे। x का मान 4 था, y का मान 7 था, रखा और आंसर आ गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखो जरा। 36 में भी सेम कहानी आपसे कही गई है कि दो संख्याएं जो हैं, ठीक है, दो संख्याएं जो हैं वो रेशियो में है, और किस रेशियो में? तो 6 और 11 में। अगर बोला गया यहाँ पर कि एचसीएफ 28 है तो सम ऑफ नंबर क्या होगा? क्या होगा? तो अभी हमने कहा जो सम होगा मेरे भाई वो हमेशा याद रखना एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? तो 28 है, और 28 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी 11 और 6 हो जाएगा 17। 8 इंटू 7 56 का 6, क्या ही के स्थान पर 6 आएगा? एक ही ऑप्शन में है, 476 आंसर होगा। टिक करते और आगे बढ़ते हैं, टिक करते और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया बात मेरे भाई? यहां पर जो पहली वाली संख्या होगी 28 का 6 गुना होगी, जो दूसरी वाली संख्या होगी वो 28 का 11 गुना होगी। दोनों का सम निकालना है था 28 इंटू 11 प्लस 6 17, 8 7 56, इक्याई के स्थान पर 6 आएगा, और यही जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया देखिए। 37 में बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 54 leaves the same remainder 7 in each case and is also completely divisible by 13। अब देखोगे तो ये सवाल आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये सवाल आपके डिविजिबिलिटी का बन जाता है, और दूसरा क्वेश्चन आप इसको बेसिक से कर सकते हो। जैसे बेसिक से जो है, मानो जिन्होंने पढ़ा है वो बेसिक से बना ले, और दूसरा जिन्होंने डिविजिबिलिटी पढ़ा है वो डिविजिबिलिटी के नियम पर बना ले। डिविजिबिलिटी हमने आपको पढ़ाया है, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7 का नियम, 8 का नियम। तो अगर इस सवाल को सेकंडों में करना था तो आप क्या बोलते? तो मेरी बात को समझिए। कहा गया सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा संख्या का सम ऑफ डिजिट क्या होगा जिसको जब हम 54 के साथ, मुझे कुछ और नहीं दिख रहा, बस मुझे 54 दिख रहा है, कि 54 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो संख्या 54 के साथ होगी डिविजिबल वो 9 के साथ होगी, और जो संख्या 9 के साथ होगी और रिमाइंडर कितना देगी? 7 देगी, यानी उसका डिजिटल सम भी कितना होगा? 7 होगा। जैसे मानो कि मैंने आपसे एक बात कहा, मैंने कहा यार ये 16 है ना, इसको जब हम 9 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 देता है कि नहीं है? तो बोलो हाँ। जैसे मानो ठीक है 25 है ना, तो 25 को जब हम 9 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 देता है, ठीक है। 43 है ना, जब हम इसको 9 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 देता है। जब भी कोई संख्या 9 के साथ डिवाइड होती है तो उसका डिजिटल सम 9 होता है। जब भी कोई संख्या 9 के साथ डिवाइड होती है तो उसका डिजिटल सम कितना होता है? 9 होता है। अगर वो रिमाइंडर 1 देगा तो उसका डिजिटल सम भी 1 होगा। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 2 दे रही है तो उस पूरे संख्या का डिजिटल सम 2 आएगा। अगर कोई संख्या 9 के साथ डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 3 दे रही है, जैसे मानो यहाँ पे आप 10 को 9 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। आप 11 को 9 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। आप 13 को 9 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना आता है? 4 आता है। तो यहाँ पर इसका डिजिटल सम देखो 1 + 0, 1 के बराबर 1 + 1, 2 के बराबर 1 + 3, 4 के बराबर। यानी जब भी किसी भी संख्या को आप 9 से भाग करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है, ठीक है। जो रिमाइंडर आता है वही उस संख्या का क्या होता है? रिमाइंडर आता है। यही बात आप यहाँ नोट बना के लिख लीजिए कि जब हम, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जब हम, ठीक, किसी भी संख्या में, यही बात यहाँ सीखना था आपको और कुछ नहीं, कि जब हम किसी भी संख्या में 9, ठीक है, 9 से भाग लगाते हैं, 9 से भाग लगाते हैं और जो रिमाइंडर आता है, और जो रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर आता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है, वही उस संख्या का क्या होता है? डिजिटल सम होता है। वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। जो भी रिमाइंडर आएगा ना मेरे भाई, जो भी रिमाइंडर आएगा
वही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाएगा। तो मैंने कहा यार कोई संख्या है जिसको 54 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है, तो उसको 9 से भी भाग करने पर रिमाइंडर 7 आएगा। तो बोलोगे हाँ सर, उसको 9 से भी भाग करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा, यानी उस संख्या का डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसका डिजिटल सम 6 + 3 9 है, इसका 9 है, इसका कितना है, तो इसका भी 9 है, और इसका कितना है, 7 है। यानी जो रिमाइंडर होगा वही डिजिटल सम होगा, जो रिमाइंडर होगा वही डिजिटल सम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। सिंपल बात, नो बकवास। ठीक है, समझ में आ गया बात भाई यहाँ पे कि व्हाट इज द सम ऑफ। इतना कुछ करना ही नहीं था, बेसिक से आज के समय में नहीं करना है कि पहले हम एक संख्या को पता करें, फिर हम देखें कि अच्छा हम उसको 12 से डिवाइड करते हैं, 16 से करते हैं, 54 से करते हैं, तो यहाँ पर जो है रिमाइंडर 7 आएगा, फिर उसके डिविजिबिलिटी को 13 में चेक करें। इतना फुर्सत किसी के पास नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में देना है कि भैया इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आना चाहिए। ठीक है, यानी 9 से डिवाइड होने पर भी 7 आना चाहिए, और 9 से डिवाइड होने पर जो रिमाइंडर होता है वही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। तो 9 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है, यानी संख्या का डिजिटल सम कितना होगा, तो 7 होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर सवाल। भौकाल बवाल, बिल्कुल सवाल में क्या बोला है, सेम तरीके से सवाल एक और पूछा गया सीपीओ में। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 15, 18 एंड 42। अब देखो 15 भी है, 18 भी है और 42 भी है। तो मैं हमेशा 9 को खोजने की कोशिश करता हूं क्योंकि 9 का नियम लगाना आसान होता है। तो हमने कहा जो संख्या 18 से कटेगी और रिमाइंडर कितना देगी, 8 देगी। बस मुझे इतना देखना था कि वो जो भी संख्या होगी ना वो 18 से कटने के बाद रिमाइंडर 8 देने वाली है, यानी वो 9 से भी कटेगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 8 होगा। बताओ। ठीक है सर, वो संख्या 13 से भी डिवाइड होना चाहिए। भैया मैं मान रहा हूं कि वो संख्या 13 से डिवाइड होना चाहिए, इसमें मैं आपको मना नहीं कर रहा राहुल सिंह की वो संख्या 13 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, एकदम होगी, 200%, 2000% होगी। लेकिन हमें इसमें जाना ही नहीं है, हमें इसको सॉल्व ही नहीं करना है, हमें इस पॉइंट को कैच ही नहीं करना। आप बेसिक से कर लीजिए बैठ के, फुर्सत है आपके पास। तो जैसे बोलिया गया है ना यहाँ पर कि सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट नंबर, वह सबसे छोटी संख्या जिसको हम 15, 18 और 42 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 दे, यानी 9 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 दे, और 9 से डिवाइड करने पर जितना रिमाइंडर होता है वही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। यानी अगर रिमाइंडर 8 है तो उस संख्या का डिजिटल सम भी 8 होगा। इसका डिजिटल सम 7 है तो ये नहीं होगा, इसका डिजिटल सम 4 है तो ये नहीं होगा, इसका डिजिटल सम 8 है, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना ही आंसर होगा। ठीक है, तो वही बात आपसे कहा गया है कि जो भी संख्या होगी, ठीक है, उसको जब हम यहाँ पर 15, 18 या 42 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। बाकी फिर भी अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो आप 1 सेकंड का तरीका ना अपना के अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो आप बेसिक से कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको कहा गया, देखो क्वेश्चन नंबर 38 का बेसिक बता दे रहे हैं, उसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 37 भी आप कर सकते हो, दोनों सेम तरह के सवाल हैं। बोला गया सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या जो 15, 18 और 42 से भाग करने पर रिमाइंडर 8 दे और साथ में वो संख्या 13 से भी डिविजिबल हो। तो सबसे पहले 15, 18 और 42 का क्या निकाल देते हैं, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा, एक ऐसी संख्या जो 15, 18 और 42 से कट जाए, यानी एलसीएम आएगा 15, 18 और 42 का। तो निकालो भाई मेरे यहाँ पर, कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर देखो यहाँ 15 जो है वो क्या है, तो 15 जो है वो हमारा 3 × 5 है। 18 जो है वो क्या है, तो बोलेंगे सर 3 × ठीक है 18 जो हो गया वो कितना हो गया, 9 × 2, यानी 3 का स्क्वायर × 2 है। और 42 जो हो गया वो 7 × 6 हो गया। 7 को कैसे लिखते हैं, 3 × 2, 6, 6 × 7। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर 3 का सबसे बड़ा पावर कितना है, तो 3 स्क्वायर है। 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है, तो 2 है, इंटू 5 है और इंटू यहाँ 7 है। 7 × 5 = 35, दूनी 70, 70 × 9, ठीक है, ठीक है 70 × 9, तो बोलेंगे सर 9 × 7 = 63, यानी इनका एलसीएम कितना आएगा, तो 630 आएगा। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना एंड इज आल्सो, ठीक है, रिमाइंडर भी 8 देगा और डिविजिबिलिटी भी किससे होगी, तो 13 से। यानी जो भी हमारा संख्या होगा ना, ठीक है, जो भी हमारा संख्या होगा, जो भी हमारा नंबर होगा, वो पता है किस फॉर्मेट में होगा, जो भी हमारा नंबर होगा ना वो 630 का मल्टीपल होगा, 630 का मल्टीपल होगा और उसमें 8 ज्यादा होगा।
630n+8। ऐसे सवालों में जब भी हमें दिया जाए, तो सबसे पहले जो संख्याएं बोली गई होती हैं, सेम रिमाइंडर के केस में जो भी संख्या बोली गई होती है, क्या करते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आ गया तो जो हमारा नंबर होता है ना, वो इसी के मल्टीपल से 8 ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसको हर बार 8 का रिमाइंडर छोड़ना है, हर बार 8 रिमाइंडर बचा के रखना है, यानी इसके मल्टीपल से 8 ज्यादा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 630 में 8 जोड़ के 638 बोल देते हैं। 638 इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपका एग्जामिनर बाद में एक और लाइन ऐड कर दिया और उसने कहा है कि भैया ये जो संख्या होगी वो 13 से भी कटेगी। अब 13 से कटेगी तो यहाँ पर n का मान रखते जाओ और देखते जाओ 13 से किस पे कट रहा है। ठीक है, तो जैसे मानो जब हमने n की वैल्यू को 1 रखा, तो n की वैल्यू को 1 रखा तो 630 + 8 कितना हो गया, यानी 638। क्या 638 आपका 13 से कट रहा है? तो बोलोगे सर 13 का 4 गुना 52। देखो 638 आ गया ना, 638 को 13 से काटा, 13 का 4 गुना 52, 118, और 118 को इसको काट के देखो तो 13 9 117 होता है। कटा? तो बोलोगे नहीं सर नहीं कटा है। कटा है मेरे भाई? नहीं कटा है। चलो यहाँ पे उसके बाद n के जगह पर 2 रखा आपने, तो ऐसे n के जगह पर कितना रखोगे? तो सबसे बढ़िया यहाँ पर देखो, इसको डिवाइड करो, 630 को डिवाइड करो। सबसे पहले 630 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो? बोला गया है 13 से। तो 630 को आप जब 13 से करते हैं तो आपने कहा सर 13 चौके कितना हो गया था, तो 52 हो गया था। यहाँ पर 110, फिर 13, ठीक है 0 आया था, 13 8 कितना हो गया था, तो 13 का 8 गुना 104 हो गया था। रिमाइंडर कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। 630 को किया था ना 13 चौके 52, 110, 6 आया था। यहाँ रिमाइंडर कितना आया था, 6 आया था। ठीक है, जब n की वैल्यू को 1 रख रहे थे तो 6 + 8 यानी 14 हो रहा था, तो वो नहीं कटता। अगर हम n के वैल्यू को यहाँ पर 2 रखते हैं, n को यहाँ 2 रखते हैं, तो 6 का 2 गुना 12 और 12 + 8 20, ये भी नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू को 3 रखते हैं तो 6 का 3 गुना 18 आ जाएगा और यहाँ से 8 आ जाएगा, 18 8 26। क्या 26 13 से कटता है? तो बोलोगे हाँ सर कटता है। यानी आपको जो है यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखनी है, तो बोलोगे सर n की वैल्यू को हमें जो है वो 3 रखना है। तो उस केस में n की वैल्यू को जब 3 रखोगे तो ये जो नंबर है किसके बराबर हो जाएगा, तो 630 × 3 + 8 हो जाएगा। यानी जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 3 3 के 9, 6 3 के 18, ठीक है 1898 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1898। और इसका जब आप डिजिटल सम निकालोगे, टीएस निकालोगे, तो खुद देखो 9 और 1 10, 18 8 26, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, तो 26 आ जाएगा। और इस आधार पर आप जाकर तब 26 टिक करोगे। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, पहले इनका एलसीएम निकालना होता है, फिर जो संख्या होती है वो इसी के मल्टीपल से 8 ज़्यादा होती है। जब इसको हमने 13 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 6 आ रहा था, यानी n की वैल्यू जब 1 थी तो रिमाइंडर 6 था। तो 6 + 8 14, 14 तो 13 से कटता नहीं है। फिर n की वैल्यू 2 रखी तो 6 का भी 2 गुना हो गया 12, 12 8 20, वो भी नहीं कटता है। फिर n की वैल्यू 3 रखी तो 6 का 3 गुना 18, 18 8 26, यानी कट जा रहा है। तो n की वैल्यू 3 होगी, यानी जो संख्या होगा इसके 3 गुने से 8 ज्यादा होगा, यानी 1898 होगा। और 1898 का डिजिटल सम पूछा है। ठीक है, तो हर्षिता दुबे कहती हैं सर अगर यहाँ पर 9 का मल्टीपल ना हो तो कैसे चेक करेंगे। चलिए हर्षिता हम एक और एग्जांपल दे देते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऐसे ना होकर 17 होता, इसका भी डिजिटल सम 8 आता और इसका भी डिजिटल सम 8 आता, उस केस में कैसे चेक करते हैं। तो उस केस के लिए ही हमने आपको बेसिक बताया है कि जैसे मानिए हमारे 2 ऑप्शन आ जाते हैं जिनमें हमारा 8 और 8 कॉमन मैच कर देता, तो उस केस में हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उस केस में सवाल को हम बेसिक से सॉल्व करते हैं इस तरीके से। क्लियर है? 2 ऑप्शंस के डिजिटल सम 8 होते या फिर 8 का डिविजिबिलिटी 18 का हम चेक ही नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप बेसिक से भी इसको बना सकते हैं। समझ में आ गया बात। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 बता दिया, बेसिक से 37 से आप खुद बना लेंगे। क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 देखो सेम तरीके से। सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 15 25 और 27। हर जगह रिमाइंडर कितने का देता है, 9 का, और कंप्लीटली डिविजिबल किससे है, तो 11 से। मैंने कहा देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं धरती पे, ठीक है। एक वो होंगे जो इसको बेसिक से बनाने जाएंगे, 15 का 25 का 27 का एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद उसके मल्टीपल से 9 ज़्यादा करेंगे, फिर n की वैल्यू रखकर देखेंगे अच्छा किस पे 11 से कट रहा है, फिर संख्या निकालेंगे। दूसरा वाला बच्चा जो है ना एकदम चील का आंख रखे होगा, बोलेगा यार 9 वाला कहानी खोजो, तो 27 से भाग करने पर रिमाइंडर 9 आता है,
ठीक है। 27 से भाग करने पर रिमाइंडर 9 आता है, यानी ऐसा कह सकते हैं 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 9 आता है, यानी जो भी रिमाइंडर होगा वही उस संख्या का क्या होगा, डिजिटल सम होगा। तो यहाँ पर देखो तो डिजिटल सम 2 है, यहाँ देखोगे तो डिजिटल सम 9 है, यहाँ देखोगे तो डिजिटल सम 8 है, और यहाँ देखोगे तो डिजिटल सम 10 है। और मैं ये सवाल आपको इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि देखो कि ये सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, ऐसा नहीं है कि हमने ऑप्शन सेट किया है। ठीक है, हमने ऑप्शन सेट नहीं किया, ये एग्जामिनर के द्वारा दिए गए ऑप्शन है, इसीलिए आप इस पे प्रैक्टिस करके बता सकते हो। तो 9 से डिवाइड करने पर जितना रिमाइंडर आता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 आ रहा है, यानी जो भी संख्या होगी उसके अंकों का योग 9 होगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है इनके अंकों का योग 9 आ रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 हमसे क्या बोला है। 40 नंबर सवाल में मेरे भाई हमसे बड़ा प्यारा बोला गया है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 6 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। सबसे बड़ा 2 अंकों का संख्या, सबसे बड़ा, ठीक है, 2 अंकों का संख्या जिसको जब हम 5 के साथ या 6 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 देता है। अब देखो एक तो हो गया इसको बेसिक से करना, ठीक है, और दूसरा हो गया बाई ऑप्शन करना। बाई ऑप्शन कैसे करना यार, 5 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 देगा। रिमाइंडर आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, नंबर सिस्टम पढ़ाया ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा जाके रिमाइंडर पढ़ो। बिना रिमाइंडर पढ़े HCF LCM के यहाँ के बाद वाले क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 तक तो ठीक है, लेकिन 40 के बाद रिमाइंडर का बहुत बड़ा कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। 5 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 दे। जो भी संख्या 5 से डिवाइड होती है उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होता है और नहीं तो 5 होता है, यानी 0 से अगर 1 ज्यादा होगा तो यूनिट डिजिट हमारा 1 आना चाहिए, या 5 से 1 ज्यादा होगा तो यूनिट डिजिट पर 6 आना चाहिए। देखोगे तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर 3 आएगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 5 से इनको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, यानी ए हो सकता है, सी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी और डी तो होगा ही नहीं। उसके बाद कहा गया 6 से भी डिवाइड करने पर 1 होना चाहिए। जो संख्या 6 से डिवाइड होगी मेरे भाई वो पक्का 3 से। तो देखो यहाँ पे बोलोगे सर 6 से डिवाइड होने पे ये भी 1 दे रहा है, 6 से डिवाइड होने पे ये भी 1 दे रहा है, ठीक है, तो ये भी 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, ये 5 से, देखो 6 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1, 6 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1, 5 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1, 5 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1। अब ये दोनों सही है, लेकिन दोनों में हम कौन सा आंसर सही मानेंगे, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बोला है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा सी है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। कह भी दो कि एक बार प्यार है। समझ में आ गया बात। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या जो 6 से भी कटती, 5 से भी कटती और रिमाइंडर कितना देती, 1 देती, तो हम बोलते कि भैया यही है। तो ये तो हमने बाई ऑप्शन कर लिया बिना मेथड का। और अगर हम बाई मेथड करते हैं, बाई यहाँ पर मेथड का सहारा लेते हैं, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते वो भी देखो। तो ऐसे सवालों के लिए हमें जो है बोलते यार एक ऐसी संख्या जो 6 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और रिमाइंडर 1 दे, यानी सेम रिमाइंडर का केस। सेम रिमाइंडर वाले केस में क्या होता है, तो हमें जो भी संख्या दी गई होती है उनका एलसीएम लेना होता है, यानी हमें 5,6 का एलसीएम लेना होगा। 5,6 का एलसीएम कितना आएगा, तो 30 आएगा। यानी सेम रिमाइंडर के केस में हमेशा ध्यान रखना जो भी नंबर होंगे वो हमेशा इसी के मल्टीपल से, जितना रिमाइंडर ज्यादा बोलता है उतना होगा। ठीक है, हमेशा सर, हमेशा आप देखेंगे कि सेम रिमाइंडर एक अलग ही केस है। नंबर सिस्टम में 2 तरह के सवाल होते हैं, एक होता है सेम रिमाइंडर का केस और एक होता है डिफरेंट रिमाइंडर का केस, और एक होता है जब यहाँ पर उनका डिफरेंस जो हो वो सेम हो। तो अब तक आप जितने भी सवाल देख रहे हैं ना, सब जगह सेम रिमाइंडर का केस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 38 से अपने कारवां को शुरू करें और 38 नहीं 37 से देखना शुरू करें, तो ये भी सेम रिमाइंडर का केस है 7। ठीक है, यहां पर भी सेम रिमाइंडर का केस है 8, यहां पर भी जो है सेम रिमाइंडर कितना है 9 है, फिर उसके बाद यहां भी सेम रिमाइंडर कितना है 1 है। तो सेम रिमाइंडर वाले केस में क्या होता है, सेम रिमाइंडर वाले केस में यहां पर ये होता है, एक स्पेशल नोट बना के शुरू में ही हम लिख देते हैं जहां से ये सेम रिमाइंडर की कहानी शुरू हुई है। ठीक है, एक हेडिंग डाल के यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशली सेम रिमाइंडर वाले केस में क्या होगा, एकदम नोट बना के लिखो, सेम रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर के केस में बस एक ही बात ध्यान रखना है, जैसे मैंने मानो कहा, ठीक है, जैसे मानो मैंने कहा कि मेरे भाई एक संख्या है n नाम की, कोई भी संख्या एक, ठीक है, और ये n नाम की संख्या को क्या करते हैं, ये n नाम की संख्या जो है, या मानो k नाम की कोई संख्या है, ये k जो है ना, ये a से भी कट जाता है, b से भी कट जाता है, c से भी कट जाता है, और हर जगह पर सेम रिमाइंडर देगा।
और सेम रिमाइंडर कितना देगा, आर देगा। हर जगह ये कितना देगा, सेम रिमाइंडर कितना देगा मेरे भाई, तो आर देगा। तो ये जो संख्या होगा ये क्या होगा, यानी ये जो के होगा ये क्या होगा, तो सीधी सी बात है ये जो के होगा ना, यहाँ एलसीएम होगा किसका, तो ए कॉमा बी कॉमा सी का, और इससे कितना ज्यादा होगा तो इससे आर ज्यादा होगा। ठीक है, के जो होगा ना इन संख्याओं का एलसीएम होगा और उससे आर ज्यादा। यानी जैसे मैं कहूं कि कोई संख्या 2 से 3 से 5 से कटने के बाद रिमाइंडर जो है वो 1 देता है, तो क्या होगा वो संख्या, 2 3 5 का एलसीएम लेना होगा और वो रिमाइंडर को जोड़ देना होगा। ठीक है, तो यही होता है। सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पर भी लगाया कि हमने जो है इनका 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 एलसीएम लिया और उसमें 8 जोड़ दिया। लेकिन जब उस संख्या को कुछ और मल्टीपल बनाना होता है या किसी और के करीब में लेके जाना होता है, जैसे इसको जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो हम 630 प्लस 8 638 में गुना नहीं लगाते हैं, हम 630 का मल्टीपल करते हैं और लास्ट में 8 जोड़ देते हैं, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी लास्ट में जोड़ा जाता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 630 में 8 को जोड़ देंगे और 638 का गुना करते रहेंगे, 638 का मल्टीपल ढूंढते रहेंगे, और ये इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, तो वो बैठकर जो है वहां पर पूरा तरीके से खोजते रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं वही बात कह रहा हूं, 638 का मल्टीपल नहीं ढूंढना होता, जो एलसीएम आया है उसका मल्टीपल ढूंढना होता है और उसमें 8 जोड़ना होता है। सेम तरीके से आपने ये वाला क्लास देखा, तो इसमें भी आपने कहा कि सर 6 से और 5 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 आएगा, यानी 6 और 5 का एलसीएम कितना है, तो 30। तो हमें यहाँ पर 30 का मल्टीपल ढूंढना है और लास्ट में वो रिमाइंडर ऐड कर देना है। तो 30 का मल्टीपल, और ऐसा मल्टीपल जो तो सबसे बड़ी संख्या बना। 30 का पहला मल्टीपल 30 है, दूसरा मल्टीपल 60 है, तीसरा मल्टीपल 90 है, चौथा मल्टीपल 120 है। हमें तो सिर्फ 2 अंकों की संख्या चाहिए, मतलब ये नहीं ले सकते हैं, और इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो 90 है। यानी हम बोलेंगे 30 का मल्टीपल 90 और प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 91, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से करते हैं। जब भी सेम रिमाइंडर का केस आए तो वैसे हालातों में हम उन दो संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं और उसमें रिमाइंडर को जोड़ते हैं। अगर हम सीधा का सीधा 30 में 1 को जोड़ देते तो 31 आता, ठीक है, और 31 का 3 गुना करते तो 93 होता, जो कि करेक्ट आंसर नहीं होता। और एग्जामिनर जानता है ये बात कि बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम में निकालते हैं, उसमें ये जोड़ देते हैं। 30 में 1 जोड़ देंगे 31, और 31 का 3 गुना करके 93 टिक कर देंगे, इसीलिए उसने ऑप्शन में 93 भी दिया होता है। लेकिन क्या कभी 93 को 5 से डिवाइड करना कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा रिमाइंडर 3 देगा, और हमें तो रिमाइंडर 1 चाहिए। तो ये गलत प्रोसेस है, इसीलिए कभी भी एलसीएम का मल्टीपल निकाल के रिमाइंडर जोड़ना होता है। तो एलसीएम का 3 गुना 90 प्लस 191 इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर एक और क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो 6 से भी कट जाए 7 से भी कट जाए और रिमाइंडर 3 दे और 4 दे। अब यहां पर ये डिफरेंट केस आ गया कि यार मेरे भाई 6 से काटेंगे तो रिमाइंडर 3 देगा, 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर 4 देगा, यानी ये सेम रिमाइंडर का केस नहीं है, ये डिफरेंट रिमाइंडर का केस है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक सेम रिमाइंडर और एक डिफरेंट रिमाइंडर। तो पहले अगर बाई ऑप्शन आप इसमें जाते तो बाई ऑप्शन कैसे करते हैं, बोलते सर जो संख्या को 6 से भाग करेंगे ना तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, यानी ये संख्या को तुम 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। अगर हम इसको 3 से भाग कर दे तो ये 3 भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी जो भी संख्या होगा वो पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा। देखो जो संख्या 6 से काटोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, अगर उस संख्या को 3 से ही काट दोगे तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, यानी जो ऑप्शन होगा तुम्हारा वो 3 से डिविजिबल होगा। क्या 3 से ये कट रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। 8 + 1 9, ये 3 से कट रहा है। क्या ये 3 से कट रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। 8 4 12, ये 3 से कट रहा है। मतलब यही वो दोनों ऑप्शन है, ठीक है, यही वो दोनों ऑप्शन है, ठीक है, जिनको 3 से डिवाइड करने पर कुछ नहीं। अब इनमें भी देखो तो बोलोगे सर 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 और 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर तो देगा ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता। इसको 7 से डिवाइड करके देखो तो बोलोगे सर इसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
तो दो तरीके होते हैं, एक होता है आपके पास बेसिक जो अभी हम बताने वाले हैं, और दूसरा होता है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन में कैसे जाते तो बोलते सर 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आना चाहिए। पहला वाला ऑप्शन को ही देखिए, जब हम इसको 7 से भाग कर रहे हैं तो 7 का 11 गुना 77 होता है, और 77 से 4 ज्यादा है, मतलब यहाँ 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बस इसी के पास है और किसी के पास नहीं है, यानी यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका था मेरे भाई, ये पहला तरीका था, एमटीएस में पूछा गया। और अगर मानो यहाँ पर नहीं है तो इस ऐसे हालातों में क्या करते हैं, ठीक है, तो ऐसे हालातों में जब भी आपका एग्जामिनर डिफरेंट रिमाइंडर देता है ना, तो यहाँ जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 7 में से 4 जाएगा तो भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो यहाँ पर जैसे मानो कि यहाँ पर एक आप लिख लो डिफरेंट रिमाइंडर का केस, ठीक है, या व्हेन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, जैसे मानो कि यहां पर एक ऐसा लिख सकते हैं कि व्हेन ए, क्या बोला गया, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय इतना की रिमाइंडर इतना, फाइंड द नंबर which when divided by A and B leaves remainder C and D। और यहां पर आप एक बात को नोटिस करेंगे कि A और C का जो अंतर होगा वही बराबर होगा B और D के अंतर के। ये बात हमेशा याद रखना, यहां पर ये गिवन होगा, तो उस केस में जो आपका आंसर होगा वो सीधा का सीधा बोलोगे सर हम जो है, ठीक है, वो नंबर जो भी n होगा वो बराबर होगा एलसीएम ऑफ किसका, तो जो नंबर दिया गया है a और b का, और उसमें से हम घटा देंगे। उसमें से क्या घटा देंगे, तो उसमें से जो इनका डिफरेंस होगा ना वो घटा देंगे, रिमाइंडर को नहीं घटाएंगे मेरे भाई, जो डिफरेंस होगा उसको घटा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपसे कहा कि 6 और 7 से भाग करने पे रिमाइंडर इतना है, तो 6 और 3 का अंतर कितने का है, 3 का। 7 और 4 का अंतर कितने का है, तो 3 का। यानी हम क्या करेंगे, 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे और उसमें से 3 घटा देंगे। तो यही बात है। तो यहाँ पर हमें स्पेशल नोट बनाकर लिख लेना है कि ये हमारा केस हो गया किसका, तो डिफरेंट रिमाइंडर का। ठीक है, डिफरेंट रिमाइंडर का। और डिफरेंट रिमाइंडर में भी कैसा केस हो गया, तो जब रिमाइंडर अलग अलग आते हैं लेकिन उनका जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, डिफरेंट रिमाइंडर में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो ऐसे सवालों में बाई ऑप्शन तो बता दिया कि क्या सी होगा, बाकी बाई मेथड जाना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा, तो 6 और 7 का। 6 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो 42 आएगा। यानी जो भी हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, 42 का मल्टीपल होगा, और उसमें से माइनस करेंगे कितना, तो 6 और 3 का अंतर 3 का है और 7 और 4 का भी अंतर 3 का है, यानी इसमें से 3 घटाएंगे तो 42 से कम 42। हमसे बोला गया लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यानी यहाँ पर क्या बोलोगे, तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो 42 का 2 गुना कितना हो गया। देखो n की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो 42 आएगा, n की वैल्यू 2 रखते हो तो 84 आएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 126 आएगा। ये नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा है, ये नहीं हो सकता है, छोटा है, यानी 84 लेंगे। और 84 में से कितना घटा देंगे, 3, तो आंसर कितना आएगा, 81। तो बाई बेसिक जाना है तो ऐसे करेंगे, और बाई ऑप्शन जाना था तो हमने क्या बता दिया बच्चों, शुरू में ही बता दिया था कि तरीका क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर जो 3, 4, 5 और 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, जो 3 से 4 से 5 से और 6 से डिविजिबल हो, उनका डिजिटल सम कितना होगा। अब मेरे भाई इस सवाल को तो मैं बेसिक से बताऊंगा नहीं, जिन बच्चों को बेसिक से करना है वो क्या करेंगे, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और उसको गुना करके सबसे बड़ा जो है, ठीक है, बैठकर वहां निकालते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी जब भी डिजिटल सम का क्वेश्चन आ जाए, जब भी सम ऑफ डिजिट आ जाए, हमेशा 3 का, 6 का या 9 का उपयोग करना, या यूं बोलेंगे तो 3 या 9 का उपयोग करना। ठीक है, 3 एग्जामिनर देगा ही देगा, उसको पता है कि इस सवाल में अगर मैंने 3 नहीं दिया तो मेरा जो है हालत खराब हो जाएगा। तो एग्जामिनर कहता है कि यार सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या क्या होगी जिसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है। मेरे भाई जो भी संख्या होगी उसका हमेशा डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होगा,
जो भी संख्या 3 से डिवाइड होती है, दुनिया की जो भी संख्या, जैसे मानो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, जितनी भी संख्या है उनको 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका डिजिटल सम 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। मतलब जो डिजिटल सम होता है 3, 6, 9 या फिर 0 आता है, यही होता है। 3, 6, 9 आना चाहिए। डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9। दुनिया का कोई भी संख्या जो 3 से डिवाइड होता है उसके डिजिट का सम 3, 6, 9 में से ही कोई एक होता है। तो हमने कहा इसका डिजिट का सम कितना है? तो 9 है। इसका डिजिट का सम कितना है? तो 8, 4, 12, 12 को जोड़ो 3 है। इसका डिजिट सम 3 है और इसका भी डिजिट सम 6 है। यानी ये सवाल में तो देखो डिजिटल सम से तो बनेगा नहीं। ठीक है, बना सकते हैं तो नहीं बना सकते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर हम फंस गए। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने हमें ऐसा दे दिया, ठीक है, कि यहाँ चारों के चारों ऑप्शन जो है वो हमारे 3 से, 4 से, 5 से, 6 से कटने तो हैं, ठीक है। सम ऑफ डिजिट भी बोला है, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन सबका डिजिटल सम 3, 6, 9 है। तो हम यहाँ करेक्ट आंसर कैसे देंगे? तब हमें जब ऐसे हालात हमारे सामने हो जाएंगे कि हमारे ऑप्शंस जो हैं वो सारे के सारे मैच कर रहे हैं, उस केस में हमें बेसिक का सहारा लेना पड़ेगा। फिर हमें इस सवाल को बेसिक से बनाना पड़ेगा जब आपका ऑप्शन फेल कर जाएगा। तो बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सम ऑफ डिजिट ऑफ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 6 अंकों का संख्या जो 3, 4, 5, 6 से कटे, तो उस केस में हमें बेसिक लेना पड़ेगा। और बेसिक लेना पड़ेगा तो बोलना पड़ेगा सर एलसीएम 3, 4, 5 और 6 का देखिए। तो 3 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो तो 6 ही होगा, ठीक है। और 4 और 6 का होगा 12, 12 और 5 का कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। यानी इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 3, 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, 12 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पर सम ऑफ डिजिट ऑफ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, अब जो लार्जेस्ट 6 अंकों की संख्या होती है कितना होता है? 9, 9, 9, 9, 9, 9। ये सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या है। इसको आप 60 के साथ भाग करिए। तो 60 के साथ आप भाग करेंगे तो बोलेंगे सर 60 एकम 60 हो गया। देखते चलो, रिमाइंडर कितना आ गया? 39। फिर यहाँ 99 आ गया। फिर यहाँ बोलेंगे कि सर इसका जो है 6 गुना 36 होता है, इसको 6 करो तो बोलोगे सर 360 आ गया। फिर वापस से रिमाइंडर कितना आ गया? 39। फिर वापस से ऊपर उतारोगे, फिर यहाँ पर करोगे तो बोलोगे सर 360 आ गया। फिर कितना आ जाएगा? तो 39। ठीक है, ऐसे ही करते जाओगे लास्ट में, तो आपका रिमाइंडर कितना लास्ट में बचेगा? 39। यानी जो हमारा नंबर होगा ना, उस नंबर में से अगर हम इस 39 को घटा देंगे तो जो भी संख्या बचेगा वो 3, 4, 5, 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमने कहा इस संख्या में से 39 को घटा दो। इस संख्या में से 39 को घटाओगे तो बोलोगे सर 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। 99 में से 39 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये सर आ जाएगा हमारा यहाँ पे। कोई परेशानी की बात है तो बोलोगे नहीं सर। ठीक है, कोई परेशानी की बात है तो बोलोगे नहीं सर। बेसिक से जाते तो क्या बोलते? सबसे पहले उस संख्या का एलसीएम निकालते, सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या को इसके साथ भाग करते, जो भी रिमाइंडर आता अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो यहाँ जो बचेगा वो संख्या 3 से, 4 से, 5 से, 6 से हर किसी से कटेगा, यानी ये नंबर। और इस नंबर का डिजिटल सम पूछा है तो 1, 2, 3, 4, 9 चौके 36, 36 और 6 कितना होगा? 42। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इनको जोड़ो, कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। तो कितना आ जाएगा? डी फॉर देवसेना जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो 42 वाले का आंसर कितना होगा? 42 होगा और ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है x बी द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 600, 600 से तो बड़ा है, विच गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 2, 3 एंड 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 7 रिस्पेक्टिवली। तो सम ऑफ डिजिट ऑफ x कितना होगा? अगर आप यहाँ पर चाहो तो वापस से डिजिटल सम का सहारा ले सकते हो। जैसे आप बोलोगे कि सर देखो, ठीक है, रिमाइंडर जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आता है? तो बोला गया सर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। यानी जब हम 6 से डिवाइड करेंगे ना, जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अगर हम उसको 3 से ही डिवाइड कर दें, अगर हम उसको 3 से ही डिवाइड कर दें तो कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। ठीक है, और जो भी संख्या को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा, यानी 3 से डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। और जब कोई संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है तो उसका डिजिटल सम या तो 3, 6 या 9 होता है। इसका डिजिटल सम ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा,
ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। मात्र 1 सेकंड में देख सकते हैं। तो मैंने वही कहा कि जो संख्या को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, यानी वो संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होने का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 3 है। तो बाई ऑप्शन चलेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर बी में कोई दिक्कत है तो बोलेंगे नहीं सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर बाई ऑप्शन नहीं जाना था, बाई मेथड जाना था, तो बाई मेथड आप इस सवाल को कैसे करते? तो बोलते कि सर देखो, बाई मेथड हम बता देते हैं कि बाई मेथड कैसे किया जाता है। सवाल में आपसे कहा गया है कि x जो है स्मॉलेस्ट नंबर है ग्रेटर देन 600, 600 से तो कम से कम बड़ा है। ठीक है, कहा गया रिमाइंडर देता है 2 का, 3 का और 4 का। आपने कहा सर देखो नंबर कितना है 5, 6 और 7 और रिमाइंडर कितना दे रहा है तो 2, 3 और 4। मैंने आपसे कहा था कि आपके नंबर्स ऐसे होंगे, आपके रिमाइंडर ऐसे होंगे। और अभी मैंने कहा था 2 तरह के केस होते हैं, एक सेम रिमाइंडर का केस होता है, एक डिफरेंट रिमाइंडर का केस होता है। सेम रिमाइंडर के केस में एलसीएम निकालकर रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, और डिफरेंट रिमाइंडर के केस में एलसीएम निकालकर उस संख्या और उस रिमाइंडर का जो अंतर आता है उसको घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर अंतर देखोगे तो 5 और 2 का अंतर 3 का है, 6 और 3 का अंतर 3 का है, 7 और 4 का अंतर 3 का है। तो दोबारा से अगर हम आपको बेसिक में लेके चलें तो पहला मैंने बताया था सेम रिमाइंडर का केस, और सेम रिमाइंडर के केस में मैंने क्या बताया, एलसीएम निकालना, जो रिमाइंडर आता है उसको जोड़ देना। लिख लो, माथे पे गुदवा लो, एकदम लिख लो कि भैया सर ये बताए थे और इसको नोट कर लेना। सेम रिमाइंडर के केस में हम जो है एलसीएम निकालकर रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालकर रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, कोई समस्या की बात यहाँ पे। और डिफरेंट रिमाइंडर के केस में, और स्पेशली डिफरेंट रिमाइंडर तब जब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा सेम हो। जब डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा सेम हो। कैसे डिफरेंस को सेम करने की बात कही गई है, तो ऐसे कि उस संख्या उसका रिमाइंडर, उस संख्या और उसका रिमाइंडर जो ये डिफरेंस है वो सेम हो, तो उस केस में क्या करते हैं, एलसीएम निकालकर उस डिफरेंस को घटा देते हैं। सेम रिमाइंडर में क्या करते हैं, एलसीएम में रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। और डिफरेंट रिमाइंडर के केस में क्या करते हैं, एलसीएम में से उस संख्या और उसके रिमाइंडर के डिफरेंस को घटा देते हैं। तो सेम बात यहां पर कहा गया है। आप अगर गौर से देखेंगे तो देखिए नंबर अलग अलग हैं, रिमाइंडर भी अलग अलग हैं, लेकिन इनका डिफरेंस सेम है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और ऐसा नंबर होगा जो 600 के मल्टीपल से 600 से ज्यादा होगा, उसमें से हम 3 घटा देंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं जरा। किसका एलसीएम निकालेंगे, तो बोलेंगे सर 2, 3 देखो 5, 6 और 7 का, 5, 6 और 7 का। अब देखोगे तो सारे के सारे आपस में कोप्राइम नजर आ रहे हैं, यानी 6 पचे 30 और 30 इंटू 7 आ जाएगा आपका 210। कहा गया है जो x है ना वो ग्रेटर है, ज्यादा 600 से ज्यादा है, यानी हम बोलेंगे सर जो नंबर होगा ना, ठीक है, देखो 200 का जो है 200 आएगा 210, फिर अगला मल्टीपल होगा 420, फिर अगला मल्टीपल होगा 630। ठीक है, क्योंकि वो 600 से ज्यादा लेना है, यानी 200 जो होगा, देखो नंबर जो होगा वो आप ऐसे कह सकते हो कि सर 210 के मल्टीपल से 3 कम। अब बोलोगे सर ये 3 कम क्या आया, तो जब डिफरेंट, देखो यहाँ पर जब रिमाइंडर जो होता है ना, जब रिमाइंडर हमारा डिफरेंट होता है, जब रिमाइंडर हमारे डिफरेंट होते हैं तो हम एलसीएम में से जो डिफरेंस होता है उसको घटा देते हैं। तो एलसीएम के मल्टीपल से डिफरेंस घटाओ, एन की वैल्यू अगर 3 से कम रखोगे, ठीक है, तो वो संख्या 600 से कम होगी, तो एन की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी ताकि ये कितना है तो 630 आए, और उसमें से कितना घटाना पड़ेगा 3। ये 3 असल नहीं घटा रहे हो आप, यहाँ डिफरेंस घटा रहे हो। और डिफरेंस का मायने क्या होता है, डिफरेंस का मायने जैसे 5 में से 2 हो गया, या फिर आप कह सकते हो 6 में से 3 हो गया, या फिर आप कह सकते हो 7 में से 4, कोई भी डिफरेंस हो गया, यानी हमने इसमें से 3 घटाया तो कितना आ गया 627। और 627 को जब जोड़ा तो 6 2 8, 8 और 7 कितना आ गया 15 आ गया, इसीलिए हमारा आंसर कितना होगा 15। तो एक तो हम शुरू में बेसिक से बाई ऑप्शन बता सकते थे कि जो संख्या 6 से कटेगी और रिमाइंडर 3 देगी, यानी वो संख्या पूर्ण रूप से 3 से कट जाएगी, और 3 से कटने वाली इसमें एक ही संख्या थी, ऑप्शन नंबर बी वही आंसर होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से आंसर करते हैं। सेम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 नंबर में बोला गया है कि x इस स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, जो 5, 6, 8, 9 और 12 से कटेगी, और हर केस में रिमाइंडर कितना देगा 1 देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम x को डिवाइड करते हैं 13 के साथ, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर जब हम x को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 31 के साथ। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 से आगे हम लोग कल बनाएंगे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 से आगे हम लोग कल बनाएंगे। अच्छे अच्छे सवाल हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल है, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, 44 से 68 तक हमें जाना है। मुश्किल से 1 से 2 क्लासेस लगेंगे और हम इसको ख़त्म कर पाएंगे, और फिर इसके बाद जो टॉपिक हैं हम उन्हें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देखो दोनों मेथड हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आपके प्री और मेंस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जो बेसिक है उसको भी सीख लो और जो ऑप्शन मेथड है उसको भी सीख लो, ताकि पेपर में तहलका मचा सको। ठीक है भाई, तो मन लगाकर पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट सभी को, खुश रहो, मस्त रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।